नमस्कार जी। नमस्कार सर। आज वरुण जी के स्पेशल उस पर डॉक्टर शुभम से मैं इनको मिला रहा हूँ। और आपकी पहली बार सर से मुलाकात कब हुई डिजिटली? डिजिटली सर ने सेपियंस का इंटरप्रिटेशन डाला था अपने अच्छा। ज़बान अपने बोली पे। अच्छा। तो मैंने वो देखा था और जो ऑथर है युval नोआ हरारी, हाँ। उन्हें मैं भी पढ़ रहा हूँ अच्छा। और काफ़ी इंटरव्यू सुने हैं। तो अच्छा। मैं भी काफ़ी इम्प्रेस हुआ था उनसे। आई थिंक 2 ऑथर्स हैं अभी जो जिंदा है जिनसे मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, अच्छा। जो अभी हैं। हाँ। एक आचार्य प्रशांत, हाँ। एक युval नोआ हरारी। अच्छा। तो हम मुझे लगता है कि फिर उसके बाद हमने बात भी की थी। अच्छा। आई थिंक परसों चौथे की बात है। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस होता सर से भी। अच्छा। तो मैंने आपसे कहा था कि एक बार ज़रा मुलाकात अगर मैं आपसे ब्रीफ में लूँ कि सर के की जो इंटरप्रिटेशन और जो आपको इनकी पर्सनैलिटी में क्या बात अच्छी लगी? सर बताने का जो तरीका है, एक्सप्लेनेशन, एक तो अच्छा। बुक तो अपने आप में आसान है वो, हाँ। इंटरप्रिटेशन, और जिस तरह सर ने बताया था फिर भी अच्छा, मतलब इनकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन बड़ी सिंपल है। अच्छा जी। एक्सप्लेनेशन काफ़ी सिंपल लगी थी मेरे को। ठीक है। ठीक है शुभम सर। तो अब आप इस छोटे से आह्वान पर आप आए, आपने अपना समय, कल कमरा भी आपने दिया हमें, बड़ी बड़ी बात है। तो शुरू करते हैं सर। आप कुछ हरीरी के बारे में और उसके जो वर्क्स है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहें तो डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर हाँ जी। फॉर हैविंग मी हियर। तो वरुण जैसे बोल रहे हैं कि हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैंने पढ़ा, मुझे जो अच्छा लगा मैं वैसे डिस्कशन, हम आपस में उस दिन मिले तो थोड़ा डिस्कशन हो गया है ना। वो तो चलो इनका बड़प्पन है, ऐसे समझा इन्होंने। वरुण बीइंग अ स्टूडेंट, तो मैं भी अपने आप को जब मैंने पढ़ा था युवाल को या कोई भी नई बुक पढ़ता हूँ आजकल, जैसे कपिल गुप्ता की कुछ मैंने किताबें पढ़ी। अच्छा बहुत जी। ही इंटरेस्टिंग, स्पिरिचुअलिटी पे बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। अच्छा जी। और आचार्य प्रशांत को मैंने नहीं सुना है उतना, कभी अच्छा। ऐसे कभी कुछ हल्का फुल्का सुना है। YouTube आचार्य वगैरह प्रशांत देखा। को मैंने उतना नहीं हाँ, सुना है, अच्छा। बट उतना ध्यान से मैंने नहीं सुना है। अच्छा। क्योंकि पहली बात तो मैं थोड़ा सा ये जो वीडियोस और इसमें मूवीज में मैं थोड़ा सा कम अच्छा, बुक ज़्यादा पढ़ते हैं। हाँ जी। वाह वाह। तो मैं मतलब 3 घंटे अगर मुझे बुक पढ़ने के लिए देंगे या मूवी देखने के लिए देंगे, मैं प्रेफर करूंगा बुक पढ़ना। वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ, वो तो मैं देखा। कैप्टिवेटिंग लगता है। अरे वाह। उसमें उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो जैसे उसमें मल्टीपल सेंसेस हमारे इन्वॉल्व होते हैं जब बुक हम पढ़ते हैं। अच्छा जी। हाँ जी सर। तो बुक पढ़ने में एक अलग एक्सपीरियंस होता है, वो विद टाइम पता लगता है। स्टार्टिंग में थोड़े एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं बुक में, क्योंकि मूवीज़ जो हैं वो कैप्टिवेटिंग बनाई होती हैं, उसमें ग्राफिक्स वगैरह डाले होते हैं। लेकिन अगर उसकी आदत बन जाती है तो उसमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी, ऐसे काफ़ी रिसर्चेस ने भी बोला है। अच्छा। तो उसमें से जैसे युवाल की मैंने किताबें पढ़ी थी, उनके इंटरव्यूज बाद में मैंने सुने। फिर भी मेरे को बुक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं युval नोआ हरारी की। अब तो इंडिया में भी काफ़ी पॉडकास्टर्स जो हैं, न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी ज़्यादा युval नोआ हरारी जो है वो आए हैं। लेकिन जब से मैं पढ़ रहा हूँ उस टाइम से मेरे को काफ़ी कैप्टिवेटिंग लगते थे। उस बेसिकली सर युval नोआ हरारी की एक चीज़ मैंने एक और चीज़ समझी, जैसे कुछ और ऑथर्स ने उनके बारे में बताया है कि उन्होंने कुछ अपना ओरिजिनल वर्क कुछ नहीं किया है। अच्छा। लेकिन ओरिजिनल वर्क पहले बहुत ज़्यादा हुए थे। हाँ। ओरिजिनल वर्क जैसे हमारी बायोलॉजी पे, हमारी साइकोलॉजी पे जितने भी रिसर्चेज हुई हैं, युval नोआ हरारी इसलिए इतना इंटरेस्टिंग पर्सन निकल के आए सामने, क्योंकि उन सभी रिसर्चेज को एक ईजियर वे में उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया। वाह। सभी रिसर्चेज को जोड़ा और एक सिंपल स्टोरी की फॉर्म में उनको लोगों को कन्वे करने में हेल्प की। कामयाब हुए हो। कामयाब हो गए कि लोगों को एक स्टोरी, क्योंकि वो एक कहानी, मतलब जो कहानी आपने- अच्छा, क्योंकि लोगों को कहानी बहुत एक्साइट करती है। कहानी का एक था भी ये पार्ट की कहानियाँ। हाँ, तो कहानी शुरुआत होती है जैसे ह्यूमंस की, कि ह्यूमंस कब ओरिजिनेट हुए, और ह्यूमंस के साथ लगभग 5 और प्रजातियां थी ह्यूमंस की जो ओरिजिनेट हुई। अच्छा। ठीक है। जो ह्यूमंस तो बाद में, ह्यूमंस मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म थी उसमें से, होमो सेपियंस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। बायोमेल नॉमेनक्लेचर में जो बोलते हैं होमो मतलब जीनस होता है, नाम हो गया, जो स्पीशीज हो गया वो सेपियंस हो गया। ठीक है। तो इसको कहते हैं इंटेलिजेंट बीइंग्स। अच्छा। मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग्स, होमो सेपियंस। आज तक की जितनी भी प्रजातियां मिली हैं उसमें से जो सबसे इंटेलिजेंट साबित हुई हैं वो होमो सेपियंस साबित हुई हैं। क्यों? उसके मल्टीपल रीजंस थे। एक तो कॉग्निटिव एबिलिटी जो थी, अच्छा। जो ब्रेन डेवलपमेंट है। मैं एक सवाल पूछता हूँ। हाँ। तो पहला जो चैप्टर है वहाँ पे पहला चैप्टर आता है, चलो इसी को आगे बढ़ाते हुए सवाल से ही करते हैं कंटिन्यू। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन क्या है? कॉग्निटिव रेवोल्यूशन मतलब ब्रेन की डेवलपमेंट अच्छा हुई। और ब्रेन की डेवलपमेंट भी हम उसके 2 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा। एक होता है ब्रेन का साइज बढ़ रहा है, अच्छा। विद रिस्पेक्ट टू बॉडी। जैसे ब्रेन का साइज डायनासोर का भी बहुत बड़ा था, हाथी का भी भी बहुत बड़ा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू बॉडी देखा जाएगा, बॉडी के अकॉर्डिंग ब्रेन का साइज है।
तो जैसे जैसे ब्रेन का साइज बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, वैसे ब्रेन के अंदर जो डाटा है वो ज़्यादा स्टोर होगा, पहली बात। दूसरा, जो न्यूरोलॉजी पाथवेज है, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, वो कितने कॉम्प्लेक्स आपस में जुड़े हुए हैं, कितने कॉम्प्लेक्स पैटर्न है उसका। जितना कॉम्प्लेक्स उसका पैटर्न होगा उतने ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के आंसर हम देख सकेंगे, दे पाएंगे, उतने ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम समझ सकते हैं। क्योंकि जो नेचर है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। नेचर को समझने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, जैसे फिजिक्स को समझने के लिए, केमिस्ट्री को समझने के लिए, या कोई भी सब्जेक्ट है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की जब डेप्थ तक हम पहुंचेंगे तब उसको हम सिंप्लीफाई वर्ड्स में दूसरे को समझा सकते हैं। पहले तो बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स है ना, क्योंकि नेचर को इवॉल्व होने को, नेचर में जितने भी स्पीशीज़ हैं उनको बनने को एक पूरा का पूरा प्रोसेस लगा है, जिसको हम एवोल्यूशन बोलते हैं। हर चीज़ इवॉल्व हुई है विद टाइम। लेकिन उस कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को अब मान लो एक सिंपली एक किसी भी अब ह्यूमंस हैं, ह्यूमन से सबसे जेनेटिकली सबसे ज़्यादा मिलते जुलते जो एनिमल्स हैं वो चिंपैंजीज हो गए, ठीक है, और रैट्स हो गए, और काफ़ी हैं, है ना। तो ओरंगुटैन जैसे आप बोल रहे हैं, बैम्बून्स, काफ़ी मतलब काफ़ी ऐसे एनिमल्स हैं जो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। लेकिन एक चीज़ अलग है कि उसको अगर एक आप कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट समझाओगे तो वो समझ नहीं आएगा इतना ईजिली। अच्छा। उसके लिए एक पर्टिकुलर ब्रेन का जो पैटर्न है वो बनना चाहिए, जो कि ह्यूमन की लीनिएज में ही बन पाएगा। ओहो। दूसरा, जैसे युवाल नोआ हरारी का भी एक इसमें मेरे को एग्जांपल याद आया। उन्होंने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स ब्रेन के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे कि आप एक मंकी को ये बोल के कन्विंस नहीं कर सकते कि आपको एक केला अभी छोड़ दो, एक बनाना आप अभी छोड़ दो, अभी ना खाओ, आपको अगले हेवन में 10 बनाना मिलेंगे इसके बदले में। लेकिन एक ह्यूमन को आप कन्विंस कर सकते हो। उसको ये झंडू इस कॉम्प्लेक्स पैटर्न में कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो इतनी ज्यादा ह्यूमन को एक्साइट करती हैं, क्योंकि ब्रेन जो है वो सबसे इजीएस्ट पाथ देखता है कि सबसे आसान तरीका कौन सा है कोई भी काम करने का, कोई भी चीज़ करने का इजीएस्ट वे कौन सा है, कि आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको बाद में कुछ बड़ी चीज़ मिल जाएगी। बड़ा एक सपना बेचा जाता है पॉलिटिशियंस के थ्रू, कंपनीज के थ्रू, ब्रांड्स है ना, इन्फ्लुएंस किस तरह से किया जाता है। वाह, ठीक है। लेकिन मंकीज को ऐसा नहीं कर सकते। मंकीज के जो सामने बनाना दिख रहा है प्रैक्टिकल लेवल में, वो खाएगा, पेट भरेगा, सो जाएगा। लेकिन ह्यूमंस उस फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। वाह यार, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें कंसेप्ट उसने जो समझाए, काफ़ी एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, काफ़ी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें उन्होंने क्लैरिफाई कराई, एकदम से जो इम्पैक्ट करते हैं, मतलब अंदर तक जो है हिट कर देते हैं। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज इस तरह से डेवलप हुई। थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करें, थेल्स का एग्जांपल, जो पहला फिलोसोफर था 6वीं शताब्दी में, अब जगह कहाँ था मुझे नहीं पता, पर उसकी लाइफ की भी वही थी कि स्टोरी की वो का उसके टाइम पे, मतलब अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टाइम, तो उसके टाइम पे काफी रिलीजियस थे, मतलब तो लोग काफी रिलीजियस थे, वो हर फिनोमिना को रिलीजन से जोड़ते थे। ठीक है, बारिश हो रही है तो वो देवता बुरा मान गए, या फिर तूफान आ गया तो बुरा मान गए, या फिर बारिश को तो वैसे अच्छा ही समझते, समृद्धि का। तो उसकी अचीवमेंट भी वही थी कि उसने पहले रैशनलाइज किया चीज़ों को। उसने भी वही चीज़ यूज़ की कि हाँ भाई, आप नेचर जो है नेचर फिनोमिना को ऐसे मतलब जाने नहीं दे सकते कि हाँ कि भगवान की देन है या भगवान का गुस्सा है, आप उसके पीछे के कॉज ढूंढो, रीजंस ढूंढो। अच्छा, हाँ, उसने उस चीज को एम्फसाइज किया था अपने टाइम पे। हाँ, युवाल ने भी ऐसे ही किया, जैसे पहले उसने रिलीजन से स्टार्टिंग की कि रिलीजन इज नथिंग बट अ स्टोरी। अब स्टोरीज कैसे हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, उसने ये बताया कि स्टोरीज किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस करती हैं। तो रिलीजन अल्टीमेटली एक स्टोरी है, नेशंस एक स्टोरी है, स्टेट्स एक स्टोरी है, मनी, एक्चुअल में मनी एक स्टोरी है, मनी तो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्टोरी है। उसने ये भी बोला है कि आज तक की सबसे सक्सेसफुल जो स्टोरी है, अब कहते हैं ओसामा बिन लादेन या उसका ग्रुप जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट पे विश्वास नहीं करेगा, अमेरिकन सिस्टम पे विश्वास नहीं करेगा, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे विश्वास, अमेरिकन डॉलर पे विश्वास करेगा, क्योंकि उसके अलावा तो उसका काम चलेगा नहीं, उसका भी काम नहीं चलेगा। तो इस तरह से उसने कहा कि स्टोरीज किस तरह से इन्फ्लुएंस कर देती हैं हमें, और हमारे अगेंस्ट के जो ओपिनियन के इंसान है उसको भी स्टोरी पूरी तरह से, अगर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आप बना सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, तो वो स्टोरी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। इतनी ज़्यादा वो, लेकिन वो स्टोरीज है तो एक्चुअल में स्टोरी ही, ठीक है। तो उसमें उसका नुकसान ये हो सकता है कि उस स्टोरी को जैसे तैसे करके तोड़ मरोड़ के पेश किया जा सकता है आपके सामने, और फिक्शन, और वो स्टोरीज को इन्फ्लुएंस टेम्पर करके, उसको मोल्ड करके उसके नुकसान भी किए जा सकते हैं, मिसयूज किया जा सकता है इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने कहा। बेसिकली हमें ये समझने की जरूरत है कि जो सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ पीपल जिस स्टोरी को मान रहे हैं है क्यों वो स्टोरी ही, उसको और रियलिटी में हमें डिफरेंशिएट करना। आई थिंक उन्होंने एक बात और कही थी कि
एक वक्त था जब हम हंटर गैदर्स थे, हम गैदर करते थे चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन भी हम गैदर कर रहे हैं। अब हमारे अंदर वही आ चुकी है आदत कि हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन अभी जो मॉडर्न टाइम में ज़रूरत है, हमें छांटने की ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन को कि कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की है और कौन सी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, ये भी जरूरत है। हाँ। और उसमें से सबसे दो पहले कैटेगराइज हमें ये करना पड़ेगा कि क्या स्टोरी है और क्या रियलिटी है। सबसे पहले और रियलिटी इज एक्सपेंसिव। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो स्टोरीज हैं वो रियलिटी पे भारी पड़ रही हैं, स्टोरीज ओवर पावर कर रही हैं रियलिटी को। जैसे न्यूक्लियर वेपन, एक इंसान ने न्यूक्लियर वेपन बनाया, उसने पहले एक स्टोरी सेल की कि अगर न्यूक्लियर वेपन आ जाएंगे तो उसकी वजह से आपका ऐसे होगा, जिस कंट्री के पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन होंगे वो ज़्यादा शांति फैलाएगा, पावरफुल होगी, शांति फैलाएगा। लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन इतने डिवास्टेटिंग हो सकते हैं, इतने खतरनाक भी हो सकते हैं कि क्योंकि वो स्टोरी इतनी खतरनाक है कि वो पूरी की पूरी रियलिटी को एक ही मोमेंट पे अगर एक साथ भी छोड़ो, अगर यूएस का ही न्यूक्लियर बम सारे के सारे एक साथ फट जाते हैं तो पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। उसको कोई रोकने वाला नहीं है। उसके अलावा जैसे टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, अभी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, उसको एक मिनट, उसको बाद में लाते हैं। तो आप क्या मानते हो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन क्या है? एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आप बताओ पहले, आपका क्या है? मैं तो बस मैं तो स्टूडेंट हूँ, चलो नहीं फिर भी आप नहीं पढ़ी वो, आप बताओ जितना भी थोड़ा। आपको समझ आता है। हाँ पहले आप बताओ फिर क्या चलते हैं। करेंगे ना तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में एक बात आती है कि क्या अनाज ने हमें गुलाम बनाया या हमने अनाज को गुलाम बनाया? ये सवाल सबसे बड़ा हो सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि उससे पहले हम हंटर गैदरर्स थे ठीक है। और हम काफ़ी मतलब वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेते थे खाने से। हम शिकार करेंगे और क्या बोलते हैं, फल फ्रूट इकट्ठा करेंगे। लेकिन किसी के दिमाग में एक बात उठी कि चलो यार हम ये उगाते हैं, तो हम एक जगह पे सेटल होना स्टार्ट किए और उसी से क्या बोलते हैं, तेरा मेरा का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। क्योंकि उससे पहले तो कोई तेरा मेरा था नहीं, लैंड का जो ज़मीन है उससे पहले कोई तेरा मेरा नहीं था, क्योंकि वो कॉमन लैंड था। जैसे जानवरों में कैसे होता है, जानवर कोई बॉर्डर नहीं रखता, आम सी बात है, क्योंकि उसको ज़मीन से कुछ करना ही नहीं है, वो खाएगा और निकल जाएगा अपना। लेकिन जब हमने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में जाना स्टार्ट किया तो हमें ज़मीन चाहिए थी फसल उगाने के लिए, एक स्पेसिफिक ज़मीन। तो हमने जगह ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया। और दूसरी चीज़, हमारी जो न्यूट्रिएंट्स थी उसकी क्या बोलते हैं, उसकी उसमें भी कमी आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि हम एक तरह का खाना ज़्यादा खाने लगे। और ये जो रेवोल्यूशन था, इसी से स्टेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। क्योंकि आप क्या बोलते हैं, बिना कॉन्फ्लिक्ट के तो रह ही नहीं सकते एक दूसरे के साथ, क्योंकि आपकी ज़मीन, उसकी ज़मीन, तीसरे की ज़मीन, फिर स्टेट तो नहीं है, शायद सोसाइटी पहले आएगी मेरे को लगता है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो इससे पहले सोसाइटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। फिर इसके एक और नुकसान हुआ कि कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ने शुरू हो गई हमारे अंदर, क्योंकि हम एक जगह पे इकट्ठा होकर बैठने लग गए और फैमिलीज। पर ये भी तो है, अगर ऐसा ना होता ना तो हम आज भी तो हम हंटर गैदरर रह जाते ना। फिर अगर इस तरह का एवोल्यूशन ना हुआ होता बाई चांस। अब हर चीज़ के अपने फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। नुकसान तो है। हाँ, अब मैं इसकी डार्क साइड बता रहा हूँ। अब ऐसे है जैसे इसमें स्टोरीज का ऐसे है, जैसे कि रिलीजन ऐसे है कि एक उसने, जैसे युवाल नोआ हरारी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसने बोला है कि रिलीजन अल्टीमेटली एक स्टोरी है, ठीक है, जिसपे सभी विश्वास करते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ऑब्जेक्टिवली। तो वो उस टाइम के लिए ठीक भी था, क्योंकि हमारी जो बायोलॉजिकली हम अगर देखा जाएंगे तो हमारे जो जेनेटिक बिहेवियर है वो मंकीज या एप से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो हम बड़े ग्रुप में ऑपरेट नहीं कर सकते, एक बहुत बड़ा ग्रुप है ना, तो उसमें हम मिलजुल के एक डायरेक्शन में कैसे ऑपरेट करेंगे, उसके लिए हमें एक स्टोरी बतानी पड़ेगी, एक कॉमन स्टोरी बतानी पड़ेगी कि अगर आप ये करोगे, जैसे आप गूगल के लिए एक 1 लाख पीपल काम करेंगे तो गूगल ग्रो करेगा तो कंट्री ग्रो करेगी, कंट्री को या फिर दुनिया ग्रो करेगी, टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी। उसके लिए हमें प्रेजेंट में कुछ फंड्स का भी एलोकेशन है, अपना मैक्सिमम सोर्सेज आउटपुट देना करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में हम ओवरऑल ग्रो करें। लेकिन अब जो गूगल अल्टीमेटली जो कि एक स्टोरी है, ठीक है, एक स्टोरी जो अच्छे से सेल की गई है, जिसपे सभी मैक्सिमम पीपल बिलीव कर रहे हैं, तो वो इतनी डिवास्टेटिंग भी हो सकती है। जैसे कि अब रिलीजन और गूगल में इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ क्योंकि रिलीजन में सभी लोगों ने आपस में विश्वास किया, हाँ। स्ट्रक्चरल वे में दोनों सेम है अगर देखा जाए तो, है ना। तो हाँ, स्ट्रक्चरल वे में तो जैसे मैं इंडियन हूँ या फिर मैं हिमाचली हूँ, हाँ। तो मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाता हूँ, मुझे हिमाचली मिलता है तो एकदम से मैं उसमें विश्वास कर लूँगा, घर पे जाके खाना भी खा लूँगा। 4 अलग लोगों के बीच मुझे पता नहीं है कि वो कैसा है कैसा नहीं है, बट हिमाचली है, हिमाचल एक स्टोरी है, या फिर एक भारत एक स्टोरी है, मतलब इंडिया एक प्राउड वाली फीलिंग है कि मेरा भारत महान है।
जो किसी और कंट्री का है वो सोचता है जैसे मेरा देश का ग्रेट अगेन कैसे है ना, लाइक कल के मैच का एग्जांपल ले ले, मेरा हाँ, पाकिस्तान उसमें ये है कि उसमें बड़े ग्रुप में लोग काम कर सकते हैं एक दूसरे पे ट्रस्ट करके। जब ट्रस्ट नहीं होगा तो काम नहीं कर पाएंगे, जिस पे ट्रस्ट नहीं होगा तो उस पर मिलजुल के एक कॉमन गोल की तरफ हम काम नहीं कर और पाएंगे। शायद शुभम सर आजकल भी तो चला ही है ना, हर नए फॉर्म में चला है। बिल्कुल। ये तो ये स्टोरी तो बेची जा रही है ना हमारे को चलने के लिए। आजकल सर वो फिर टेक्नोलॉजी से अब उस नई स्टोरीज बेची जा रही हैं, जैसे गूगल, अमेजोन। अब वो मोनोपोली के लिए लड़ाई चली है कि कौन सी स्टोरी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। ठीक है, हर इंसान एक तरह से स्टोरीज जो है उसको सेल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि वो एक्चुअल में कहानी है कि रियलिटी है। कहीं वो कहानी रियलिटी पे ओवर पावर तो नहीं कर रही, कहीं ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या बड़े बड़े जो सोशल ग्रुप्स हैं, कहीं वो जो रियलिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे अपनी स्टोरीज को सेल करने की। वाह यार, बहुत ही ब्यूटीफुल। वो काफ़ी हमें ध्यान देने, मैसेज को वो ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, हमने काफ़ी इसको स्ट्रेच किया। अब वरुण कोई आपकी तरफ से कंक्लूडिंग रिमार्क हो, फिर सर से लेते हैं इस डिबेट को, क्योंकि ये तो बहुत लंबी हो सकती है ना, मतलब कंक्लूडिंग। ये तो डिटेल पर्टिकुलर खत्म ही नहीं होगा। जैसे सर ने कहा था कि मेरे को उनकी वही चीज़ अच्छी लगी थी कि एक कॉमन स्टोरी बेची उन्होंने। जैसे कि ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने कुछ नया ढूंढा, अलग से हट के कुछ नहीं किया। वही था कि एक फ्रैक्शन ऑफ स्टोरी थी, पड़ी हुई, बिखरी हुई, उनको एक कंक्लूड कर, पर बेटर करके उन्होंने कंपोज तो किया ना। सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में बेचा स्टोरी को। हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा सर, लास्ट में आपका कि जब आप ये एक्सप्लेन करते हैं तो आप किस तरह से गैदर करते हैं अपने को, मतलब इसकी देखो अभी मैंने आज ही आपको बताया और आपने इसको मतलब एक्सप्लेन किया, तो क्या सोचते हैं आप जब ये एक्सप्लेनेशन करते हैं, कोई आप मतलब किस तरह से अपने को गैदर कर लेते हैं? सर मैं सोचता हूँ कि जैसे कोई भी चीज़ जब टीच करनी है या डिस्कशन करनी है, ठीक है, आज तो चलो थोड़ा अनप्रिपेयर्ड आ गया, मैं सोचता हूँ कि थोड़ा उसमें जैसे कुछ सालों का एक्सपीरियंस भी हो गया है, बेसिक्स जैसा मेरे को आइडिया लग गया है, बट उसमें हर बार कुछ नया ऐड करके जाऊँ। मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन में अपना जो डाटा है मेरे पास, उसमें कोई नया चीज़ें ऐड करके जाऊँ और नए वे में मैं कोशिश करूँ हर बार समझाने की, ताकि जब मैं समझाता हूँ तो उसमें मेरे को खुद को बहुत चीज़ें समझ आ जाती हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि जब एक टॉपिक के कंसेप्चुअल डेप्थ में हम जाते हैं तो हमें काफ़ी लेयर्स निकल के आती हैं, और फिर वो कॉम्प्लेक्सिटी जब उसकी सारी चीज़ें उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म सारी समझ आती है, तो उसको ये हमें समझना चाहिए कि हमने हमारी ऑडियंस क्या है जिसको हमने समझना है, फिर उसको किस तरह से हमें सिंपल वे में स्टोरी के फॉर्म में उसको समझाना है, ताकि एकदम से वो समझ आ जाए। अब स्टोरी का ये बेनिफिट है कि दूसरे को एकदम से समझ आ जाती है, इन्फ्लुएंस कर जाती है, इम्पैक्ट कर जाती है। कुछ स्टोरीज बंदे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, उसमें इंटरेस्ट बन जाता है, तो उसमें अपना करियर पाथ पे वो चूज कर सकता है। अच्छा सर, एक और लास्ट बड़ा प्रश्न आपके लिए, जैसे वरुण तो स्टूडेंट है, अभी ट्राई कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, अभी प्राप्त करने को, खोने को कुछ नहीं है। आप मतलब एक, चलो ऐसे नहीं बोलता कि बहुत बड़े, पर आपने एक छोटा सा मुकाम अपने लिए प्राप्त कर लिया, एक प्रवक्ता या प्रोफेसर आप बन रहे हैं, है ना, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई जैसे किसी लाइव में हम आ रहे हैं, कुछ मेरे से चूक हो जाए या मैं कोई उतना ना पहुंच पाऊँ, तो कोई मेरे कोई मतलब इतना करेज कैसे लाया आप, मतलब आपको आपको इससे कोई डर नहीं लग रहा कि भाई अगर मैं उतना अच्छा एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, तो ये इतना करेज कैसे ला पा रहे हैं आप अपने अंदर? सर ऐसे पहले तो इसके मल्टीपल रीजंस हैं। पहले मेरे में इतना करेज था नहीं सर। अच्छा, ठीक है, धीरे धीरे कुछ मैंने, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, आप भी सबसे ज़्यादा, अच्छा, बहुत मेरे को मोटिवेट किया अच्छे के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि मोटिवेट किया, पर उसमें मैंने खुद भी सोचा कि यार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं करूँगा तो जो मेरा फियर है वो अपने आप ही निकल जाएगा। फिर मैंने कुछ रील्स अपने आप बनाने की कोशिश की। शुरू में बहुत ज़्यादा फंबल करता था। अच्छा, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स ने, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएशन की जिनसे मेरे को पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती थी कि तुम करोगे तो फियर खुद ही धीरे धीरे इसमें से निकल जाएगा। दूसरा ये है कि सर मैंने खुद देखा कि जो करेज होता है ना, करेज के साथ जो लाइफ एक इंसान जीता है, वो एक अलग ही फ्रीडम महसूस करता है। ठीक है, और जैसे नवाल रविकांत को मैं पढ़ता हूँ तो उसने बोला है कि करेज ये नहीं है कि एक मशीन गन ली और आपने गोलियां दाग दी, मार दिए लोग। हाँ, ठीक। करेज इज नॉट केयरिंग व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू। अच्छा, दूसरों के करेज इज नॉट कि तुम्हारे पास एक मशीन गन है और आपने वो दाग दी, वो मार दिए लोग, उसको करे, वो तो कोई भी कर सकता है, मशीन गन दे दी उसको गोलियां चला देनी। लेकिन करेज की एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि ये ना सोचना कि और आपके बारे में और लोग क्या सोच रहे हैं, और जो आपकी कंसाइंस कहती है उस पर चलना है ना, और अपनी कंसाइंस पे चलना, जो आपको लग रहा है सही है। ठीक है, और एक्चुअल में आप उसको रैशनली भी एनालाइज कर पा रहे हो कि हाँ ये सही है, इसके लिए मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा। तो एक अलग ही फ्रीडम की आपके अंदर अनुभूति होगी उससे। वो करेज आपको रखना ही पड़ता है, कई जगह पे आगे रखना ही पड़ता है। वो मैंने अपने सर्कल से सीखा, और खुद जब मेरे को लगा कि एक दो तरह की लाइफ मैंने देखी, एक
करेज वाली लाइफ, एक डर वाली लाइफ, तो दोनों में से मुझे लगा कि वो एक अलग कॉन्फिडेंस और एक अलग आपको फ्रीडम की अनुभूति होगी अगर आप करेज के साथ ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।